अपने मुतालबात के लिए बज़िद जॉइंट एक्शन कमेटी अब मिन्नत समाजत पे कैसे उतर आई है। मुहासरा किया गया, रावलाकोट में CMH हॉस्पिटल का धरना दिया गया। कश्मीरी अवाम ने जॉइंट एक्शन कमेटी का जो इंतशारी बयानिया है उसे सिरे से मुस्तरद कर दिया है। इंतखाबात का ऐलान हो चुका है, इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तारीख का जो सबसे बड़ा और तलख लेसन मिला है। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि अपने मुतालबात के लिए बज़िद जॉइंट एक्शन कमेटी अब मिन्नत समाजत पे कैसे उतर आई है। जॉइंट एक्शन कमेटी से जुड़ी अहम खबरों की डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तारीख का जो सबसे बड़ा और तलख लेसन मिला है, सबक मिला है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ हिकमत अमली अख्तियार की। उस हिकमत अमली की नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ को लेसन क्या मिला है, इस खबर की तफसीलात पर भी बात करेंगे। कुछ और भी अहम खबरें हैं, उनकी तफसीलात भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जॉइंट एक्शन कमेटी जिनकी जानिब से 9 जून को एहतजाज की कॉल दी गई, मुहासरा किया गया, रावलाकोट में CMH हॉस्पिटल का धरना दिया गया, लेकिन अल्टीमेटली नतीजा क्या निकला है। आज नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में सूरत ये है, कश्मीरी अवाम ने जॉइंट एक्शन कमेटी का जो इंतशारी बयानिया है उसे सिरे से मुस्तरद कर दिया है और इंतखाबात का ऐलान हो चुका है, इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है और जो कश्मीरी अवाम हैं वो इंतखाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आज के दिन की अगर हम बात करें तो जो 27 जुलाई 2026 को आज़ाद कश्मीर में जो आम इंतखाबात होने हैं उसमें 45 सीटों के लिए मजमूई तौर पे 755 उम्मीदवारों ने अपने नॉमिनेशन पेपर, अपने कागजात नामजदगियां जमा करवा दी हैं और इन 45 सीटों में 33 वो सीटें हैं जो कि डायरेक्ट कश्मीरी अवाम के वोटों से उम्मीदवारों को मुंतखब किया जाएगा। इस पर 609 उम्मीदवारों ने जो है अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं, जबकि मुहाजिरीन की 12 सीटें, जो जॉइंट एक्शन कमेटी का मुतालबा है कि मुहाजिरीन की 12 सीटों को ख़त्म किया जाए, इन 12 सीटों पर भी 146 उम्मीदवारों ने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं। यानी इससे ये साबित होता है कि जो कलदम तंजीम जॉइंट एक्शन कमेटी का जो बयानिया है उसमें बात तो अवाम के हकूक़ की जाती है, अवाम के मसाइल के हल की जाती है, लेकिन जो इंतशारी बयानिया इस कलदम तंजीम का है उसे कश्मीरी अवाम ने मुस्तरद करके सियासी अमल पे अपना जो उनका यकीन है उसका इजहार कर दिया है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, आप ये देखें कि जॉइंट एक्शन कमेटी की गिरती हुई मकबूलियत और इस कलदम तंजीम के खिलाफ जो रियासत आज़ाद कश्मीर की तरफ से शिकंजा सख्त किया गया है, शिकंजा कसा गया है, उसके बाद इस कमेटी से जुड़े जो अहम लोग हैं वो एक एक करके एक्शन कमेटी से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, एक्शन कमेटी को छोड़ रहे हैं। अब 2 और जॉइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा हैं, जिसमें एक राजा अमजद हैं, दूसरे अंजम नवाज हैं, उनकी तरफ से भी कलदम तंजीम से ऐलान लाताल्लुकी कर दिया गया है, कलदम तंजीम को छोड़ने का ऐलान कर दिया गया है और दोनों रहनुमाओं की तरफ से कहा गया है कि जो अवामी मसाइल के हल के लिए ये तंजीम बनाई गई थी ये डी ट्रैक हो चुकी है, इसका मकसद जो है वो तब्दील हो चुका है, जो इसकी सिमत थी उस सिमत से ये तंजीम जो है मुकम्मल तौर पे हट चुकी है। तो लिहाजा हम इस तंजीम से जो है लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। अच्छा, एक तरफ ही अपने मुतालबात के लिए बज़िद रही, रावलाकोट, CMH हॉस्पिटल, फिर पूरे शहर के जो रोड्स हैं वहाँ पे धरना एहतजाज जो है वो इनकी तरफ से दिया गया। अब रियासत की तरफ से जो हतमी तौर पे फैसला किया गया कि इनके साथ बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं होंगे जब तक कि अपना एहतजाज, जब तक कि अपना धरना ख़त्म नहीं करेंगे। ये हतमी तौर पे फैसला हो चुका है। अब महमूद खान अचकज़ई साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो कहते हैं कि इस कलदम तंजीम के रहनुमाओं पे जो पाबंदियाँ हैं, इस तंजीम को जो कलदम करार दिया गया है, तंजीम से वाबस्ता जो अफराद हैं उनके नाम 4 शेड्यूल से निकाले जाएँ
सफरी पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ, मालियाती पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। महमूद खान अचकज़ई साहब जो मुतालबा कर रहे हैं, वो मुतालबा तो उन मुतालबात पे बात तो तब हो सकती है जब जॉइंट एक्शन कमेटी अपना एहतजाज ख़त्म करे। किसी बातचीत पर पहुंचने से पहले, नेगोशिएशन की टेबल पे बैठ के मामला तय होने से पहले ये सारी पाबंदियां जो कि उनके अपने इक़दामात की वजह से रियासत आज़ाद कश्मीर उन पे लगाने पे मजबूर हुई, यानी अवाम को उकसाया गया हुकूमत के ख़िलाफ़, इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें की गई, इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए गए, उसके बाद ही इनकी इन हरकतों को देखते हुए इन्हें कलदन तंजीम करार दिया गया। इनका नाम 4th शेड्यूल में शामिल किया गया। इनके जो पासपोर्ट थे, जो शनाख्ती कार्ड थे, उनको ब्लॉक कर दिया गया। इनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया गया क्योंकि वजह ये खुद बने हैं। लेकिन इनमें सबसे जो मुनासिब बात और बेहतरीन जो बात की है वो मौलाना फजल रहमान साहब ने की है। जॉइंट एक्शन कमेटी जो अपने मुतालबात पे बजिद रही, अब वो इस तरीके से मिन्नत समाजत पे आई है कि इनकी तरफ से, जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से, जहां महमूद खान अचकज़ई से रब्ता किया गया है, वहीं इनकी तरफ से रब्ता किया गया मौलाना फजल रहमान साहब से। मौलाना फजल रहमान साहब ने इस बात की हामी भरी है कि ठीक है, मैं सालसी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सालसी का किरदार अदा करने के लिए कुछ वक्त दरकार होगा, कुछ मोहलत दरकार होगी। और मौलाना साहब ने बराह रास्त जो राब्ता किया गया जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से, उस राब्ते के बाद ये नहीं कहा कि इन पे लगाई गई पाबंदियां ख़त्म कर दी जाएं। मौलाना साहब ने, जिन्हें एक बसीरत वाला विजनरी सियासी लीडर कहा जाता है, उनकी तरफ से जॉइंट एक्शन कमेटी से कहा गया कि आप अपना एहतजाज ख़त्म करें। ना सिर्फ अपना एहतजाज ख़त्म करें बल्कि नए एहतजाज से भी जॉइंट एक्शन कमेटी गुरेज करे, तो हमल का मुजाहरा किया जाए। यानी बात वही है जो रियासत का फैसला है कि आप जो है जब तक अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे आपके साथ कोई बात नहीं होगी। लेकिन क्योंकि जॉइंट एक्शन कमेटी जो प्रोपेगेंडा करती रही, जो कैंपेन चलाती रही, जो झूठ बोला जाता रहा, वो सब कुछ, उससे जो फ़ायदे हासिल किए गए, जो उन्हें अपनी एक पीक नज़र आ रही थी। देखें, जो प्रोपेगेंडा होता है, जो कैंपेन होती है, एक वक्त तक तो वो चल सकता है, आप आवाम को झूठ बेच सकते हैं। आज जॉइंट एक्शन कमेटी की जो हकीकत है वो खुल के सामने आ चुकी है कि एक एक करके उसके अपने बंदे जो कोर मेंबर थे वो तंजीम से लाताल्लुक का इजहार कर रहे हैं। यही कुछ आप देखें कि जो प्रोपेगेंडा की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी यही किया गया। तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान साहब की बहनों की तरफ से, बल्कि खुद इमरान खान की तरफ से जो मिलिट्री लीडरशिप है उनसे मुतल्लिक क्या कुछ नहीं कहा गया, किन अलकाबाज से नहीं पुकारा गया। लेकिन चले, आपने कैंपेन करनी थी, कर ली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना था, आपने कर लिया। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जिसके खिलाफ आप कैंपेन और प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उस शख्स को जिसका नाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, उसे अल्लाह ताला ने आज इतनी इज्जत बख्शी है कि पूरी दुनिया में आसिम मुनीर का नाम जो है वो इज्जत के साथ लिया जा रहा है। उनके कद काठ में जो इजाफा हुआ है वो भी आपके सामने है। और ये पहली मर्तबा है जो लोग विटनेस कर रहे हैं, जिन्होंने माजी भी देखा है, वो ये कहते हैं कि ऐसी 27 जो कि अमेरिकी सदर की तरफ से, नायब सदर की तरफ से की जा रही है, ऐसी 27 माजी में कभी पाकिस्तान की लीडरशिप या दुनिया की किसी लीडरशिप की अमेरिका ने नहीं की। तो ये अल्लाह ने नवाजा है इस इज्जत से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को। तो प्रोपेगेंडा ज़्यादा अरसा नहीं चल सकते। अब आप देखें ना कि जो कहा जा रहा था पीटीआई की तरफ से हमारे वकालतनामे दस्तखत करके नहीं दिए जा रहे, उसका नतीजा भी क्या निकला? जो हकीकत है वो खुल के सामने आ चुकी है। यानी 18 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होती है। इमरान खान साहब की लीगल टीम ये कहती है कि हमारे वकालतनामे दस्तखत करके नहीं दिए गए, हमने तो जनाब का फैसला जिसमें आप मरकजी अपीलों को प्रोसीड करने जा रहे हैं, हमने उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है। 2 रुकनी बेंच ने बर्मी का इजहार किया कि हमारे ऑर्डर के बावजूद वकालतनामे क्यों सिग्नेचर नहीं किए गए। लेकिन जो अडयाला जेल के इंतजामिया का जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया गया, उससे हकीकत ये आश्कार होती है कि वकालतनामे 18 जून की समाअत से 2 दिन पहले
یعنی 48 گھنٹے پہلے اس کا پروسیجر مکمل کر کے، سگنیچر کر کے، اٹیسٹیشن کا پروسیس مکمل کر کے تیار ہو چکے تھے، اور عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کو، جو متعلقہ شخص ہیں جو اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں تھے، ان کو میسج کیا جا چکا تھا کہ آپ آئیں اور یہ وکالت نامے لے کے چلے جائیں۔ اب یہ وکالت نامے اٹھانے کے لیے نہیں گئے۔ 2 دن کے بعد ہائی کورٹ میں سماعت ہوتی ہے تو وہاں پہ جا کے کہا جاتا ہے کہ ہمارے وکالت نامے دستخط کر کے نہیں دیے جا رہے، تو اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے حقیقت کھول کے سامنے رکھ دی ہے کہ وکالت نامے سگنیچر ہو چکے تھے، ان کو آگاہ کیا جا چکا تھا، یہ لینے خود نہیں آئے۔ اب اس کا کیا کیا جائے اس طرح کی باتوں کا؟ اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو مطالبہ کر رہی ہے اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ثالثی کی جزوی طور پہ مشروط حامی بھری ہے۔ دیکھیں، پاکستان نے ایک کوشش کر کے ایک سپر پاور اور ایک ایران، 2 ممالک تھے نا، بیچ میں اسرائیل تھا، ان کے مابین سمجھوتا کروایا، مفاہمتی یادداشت پہ دستخط کروائے، اور اس معاہدے کے نتیجے میں آج ایران کو چلیں عارضی طور پہ صحیح 60 روز کے لیے اپنا پیٹرول اور پیٹرو کیمیکلز ایکسپورٹ کرنے کی، فروخت کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ ناکہ بندی ایران کی بندرگاہوں کی ختم ہو چکی ہے۔ ایران کے جو فریز 12 ارب کے ایسٹ تھے، 12 بلین ڈالرز کے، وہ بھی اس کا جو اجرا ہے، جو واپسی ہے، وہ سارا پروسیس بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اگر مقصد بات چیت کرنا ہو، بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکالنا ہو، تو کیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی سپر پاور سے بھی بڑھ کے ہے؟ اگر یہاں پہ امریکہ ایران کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ کی ایگو ہے، جو آپ کی ضد ہے، جو آپ کی انا ہے، اس سے آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، تبھی معاملات حل ہوں گے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اگر چاہتی ہے کہ کوئی ثالثی کرائے، بات چیت کا راستہ نکلے، تو اسے اپنا احتجاج جو ہے، جو دھرنا جو ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ ادروائز اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے دھرنا دیا گیا، احتجاج کیا گیا، تو بات چیت میں لوگ انگیج ہوئے، لیکن اب کی مرتبہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو پورا وقت دیا گیا کہ آپ کر لیں چلیں احتجاج۔ اگر آپ نے یہی روش رکھنی ہے تو آپ کریں جتنا آپ نے احتجاج کرنا ہے۔ بات آپ سے اب تب ہوگی جب آپ احتجاج ختم کریں گے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔